हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लाइव पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों, फिर से नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले सोशल साइंस क्लास। क्या है दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन पोस्ट की जो हमारी सोशल साइंस की क्लास है उसका आज आपका पार्ट थर्ड है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पार्ट थर्ड है। इसमें हम आपको करवाएंगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम सारा कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये दोस्तों जो सेशन है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बने हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि वो लास्ट तक रिटेन रहे। ठीक है, एंड तक रिटेन रहे, क्योंकि आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है ना, इसमें जो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने आपकी एमसीक्यू क्लास लिया ना, वो सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। क्या है दोस्तों, PYQ बेस्ड है। और वो सारे क्वेश्चन, मतलब उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, आपके इसी टॉपिक से आए हुए हैं। मतलब जितने भी, मतलब हमारी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने की चांस है ना, तो सोशल साइंस से सॉरी, क्वेश्चन बनने के चांस हैं जो हमारे इस टॉपिक से हैं, तो वो क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आए हैं जो हमने मतलब MCQ क्लास स्टार्ट की है। और वो आपकी 12 बजे अपलोड हो जाएगी। क्या दोस्तों, 12 PM पे सभी तैयार रहिएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक क्या है, सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट 1। सोशल साइंस जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका 1, वो आपका 12 PM पे होगा। ये अपडेट मुझे देनी थी क्योंकि सोशल साइंस की क्लास है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी जुड़ गए होंगे, तो उन्हें पहले से पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैंने ही आपको बता दिया, नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अब। सारे स्टूडेंट 12 PM पे आ जाना। ठीक है, और इस सेशन को भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या करने वाले हैं दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये टॉपिक है हमारा, इसे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और दोस्तों, कल की जो क्लास है जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ओनली 500 लाइक के लिए कहा था बस। क्या दोस्तों, इतना बड़ा टारगेट तो नहीं था, 500 लाइक के लिए कहा था, तो अभी तक तो पूरे हुए नहीं है। आई थिंक 400 चल रहे हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो देख लीजिए। ठीक है, और सफिशेंट करा रहा हूँ सारा ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पॉइंट लिखवाया जा रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है आज का, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो जो है मतलब मेन हेडिंग होगी, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा उसे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या था दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ था ना, तो इसे एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। क्या है दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए एक सामूहिक पहचान या संस्कृति या परंपरा आदि का सामान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहा गया था दोस्तों, क्या कहा गया था आपका, किसी भी राष्ट्र में, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का सामान होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये हो रहा था ना दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे जो मतलब अलग अलग समाज थे इसमें। ठीक है, क्या दोस्तों, जो समाज थे ना वो अलग अलग थे, अलग अलग समाज थे, जिनमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोली जाती थी। क्या दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोली जाती थी, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किया करते थे वो। मतलब भाषाओं का काफ़ी सारी भाषाएं हो गई थी इसमें जो आपकी यूज़ की जाती थी, क्योंकि सबके अलग अलग समाज बैठे हुए थे। ठीक है, कब की बात है दोस्तों ये, जब आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था, उस वक्त की बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा नेशनलिज्म है ना, क्या है दोस्तों, नेशनलिज्म लिख लेते हैं एक बार, राष्ट्रवाद। ये वर्ड उभर के कब आया था, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये सुर्खियों में कब आया था, किसकी वजह से आया था, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। राष्ट्रवाद शब्द, क्या है दोस्तों, शब्द कैसे उभरा, तो सबसे पहले यही पढ़ लें हम कि कैसे उभरा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो राष्ट्रवाद जो शब्द उभरा था ना दोस्तों, यो यूरोपीय समाज की संरचना के आधार पर, एक तो, ठीक है, क्या दोस्तों, यूरोपियन समाज की संरचना के आधार पर, मतलब सारा कुछ होने के बाद जब यूरोपियन समाज एकदम स्थापित हो गया था ना, तो उसकी जो संरचना बनाई गई थी उस टाइम पे, तो उसके आधार पर कह सकते हैं, संरचना के आधार पर। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्या है इसमें हमारा, दूसरा है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद हुआ था। क्या दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद हुआ था। ठीक है,
जिसकी वजह से हमारा राष्ट्रवाद शब्द जो है उभर कर आया था। ठीक है, तीसरा क्या था, रूढ़िवादी हुआ था एक, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है इसमें। ठीक है, और सेकंड देखते हैं क्रांतिकारियों के कारण। क्या दोस्तों, क्रांतिकारियों के कारण भी बहुत ज़्यादा हुआ था। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर को, दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो आपको दिखना भी ज़रूरी है सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। एक तो हमारा सबसे पहले तो था इसमें यूरोपियन समाज की संरचना के आधार पर। ठीक है, एक दूसरा हमारा हो गया उदारवादी राष्ट्रवाद के आधार पर। क्या है दोस्तों, लिबरल जो है हमारा नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया रूढ़िवादी, ये हमारा ऑर्थोडॉक्सी होगा सॉरी दोस्तों, ऑर्थोडॉक्सी। रिवॉल्यूशनरी लिख रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज़न हो गया। ये रिवॉल्यूशनरी ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा। और ये हो गया हमारा ऑर्थोडॉक्सी। तो क्या हो गया दोस्तों, ये राष्ट्रवाद शब्द जो उभर कर आया था ना, तो ये इन चार कारणों के कारण आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, जल्दी जल्दी आगे करते हैं इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है हमारा, 19वीं सदी से पहले क्या हुआ था दोस्तों। ये 19वीं सदी से पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम। 19वीं सदी, इसे हेडिंग की फॉर्म में बना लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही नोट्स बना के रखना। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले आपको सीधा पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ था दोस्तों, 19वीं सदी से पहले यूरोपीय मतलब यूरोप जो था ना, इसे दो स्टेट में बांट दिया गया था। क्या दोस्तों, 19वीं सदी से पहले यूरोप को दो स्टेट में बांट दिया गया था। ठीक है, बांट दिया गया था। कौन कौन से थे दोस्तों, मतलब ये जो दो स्टेट थे ये कौन कौन से थे, इनके बारे में यदि हम बात करें तो दो स्टेट कौन से थे। एक तो इधर साइड हो जाता है हमारा उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग कहते हैं इसे। ठीक है, उच्च वर्ग या हम इसे कहेंगे कुलीन वर्ग। तो इससे दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, कुलीन वर्ग, एक स्टेट में तो ये रहते थे। तो कुलीन वर्ग में दोस्तों कौन कौन आते थे या उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे, इनके बारे में यदि मैं आपको डिटेल में बताऊं थोड़ा सा, तो कुलीन वर्ग में दोस्तों कौन कौन आएंगे। एक तो हो जाएंगे हमारे जो जो सारे खेतों के मालिक थे, मतलब कुलीन जो कुलीन वर्ग के लोग जो थे ना, वो सारे खेतों के मालिक थे, खेतों के मालिक थे एक तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो कुलीन वर्गों के बारे में है, इनकी जनसंख्या कम थी दोस्तों। क्या है, जनसंख्या जो थी इनकी वो कम थी। ठीक है, समझ जाना, साइन लगा दिया, मिनिमम थी। और हमेशा अपनी मतलब दहशत जमा कर रखते थे दोस्तों। मतलब इनका कारण क्या था उच्च वर्ग में आने का, क्या दोस्तों, ये अपना रुतबा जमा कर रखते थे वहाँ पर, वर्चस्व जमा कर रखते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों, दहशत जमा कर रखते थे। तो एक ये कारण हो जाता है इसका। ठीक है, कुलीन वर्ग में आने का लोगों का। और इन्हें ही सारे राइट्स प्रदान थे। क्या दोस्तों, अधिकार जो थे ना, इन्हें सारे थे, अधिकार जो थे, तो सारे राइट्स इन्हें प्रदान थे स्टूडेंट्स। किन्हें दोस्तों, कुलीन वर्ग के लोगों को। अब यदि हम दूसरा बात करें तो दूसरे मतलब स्टेट जो बांटा गया था वो था हमारा निम्न वर्ग। कौन सा था दोस्तों, निम्न वर्ग था एक। तो इसमें मतलब निम्न वर्ग बोल सकते हैं या कृषक लोग भी बोल सकते हैं, कृषक वर्ग। इसमें किसान लोग थे। क्या दोस्तों, किसान लोग। ठीक है, तो आप समझ जाना इनमें कौन कौन से थे दोस्तों। इनके बारे में बस दो पॉइंट्स लिख लीजिए। इनकी जो थी दोस्तों जनसंख्या जो थी वो ज़्यादा थी। क्या दोस्तों, जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी ये निम्न वर्ग में रखे गए थे। क्यों, क्योंकि ये दहशत जमाने का अधिकार तो ये रखते थे ना, कौन से, कुलीन वर्ग के लोग। क्योंकि ये सारे ही खेतों के मालिक थे, तो ये कृषि तो करते होंगे मतलब मजदूरी के रूप में ही, समझ गए ना दोस्तों। क्योंकि ये निम्न वर्ग में क्यों थे दोस्तों, इन पर ज़मीन नहीं थी। क्या, ज़मीन नहीं थी स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या दोस्तों, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, इनके पास अधिकार भी नहीं था।
तो ये इनका कारण था, जो दो स्टेटों में बांटा गया था यूरोप को। कब दोस्तों? 19वीं सदी से पहले। उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में। कृषक वर्ग निम्न वर्ग में आ गया, या उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहेंगे। दोस्तों इससे आपका एमसीक्यू बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब याद रखना और अच्छे से लिख लीजिए दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। आगे क्या हुआ था दोस्तों, एक नोट में आप लिख लीजिए पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट में क्या है दोस्तों, यूरोपियन समाज था असमान रूप से विभाजित था। क्या दोस्तों? यह असमान रूप से विभाजित था, असमान रूप से विभाजित हो गया था, क्योंकि कोई समानता तो दिखाई नहीं दे रही ना ऊपर। आपने देख लिया होगा, मैंने बताया निम्न वर्ग को मतलब असमान रूप से विभाजित था। कृषक लोगों को अलग रखा गया है दोस्तों, और जो मतलब सारे खेतों के मालिक हैं उन्हें अलग रखा गया है, तो इसे कहते हैं असमान विभाजन। क्या दोस्तों? असमान रूप से विभाजन। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग बनती है ना, तो उसे डाल लेते हैं हम। क्या है दोस्तों, 19वीं सदी के बाद नए वर्गों का मतलब नए वर्गों का कौन कौन सा का उदय उदय हुआ था। क्या दोस्तों? 19वीं सदी के बाद उदय हुए वर्ग। क्या दोस्तों? उदय वर्ग, डायरेक्ट लिखना मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो 19वीं सदी के बाद कौन कौन से वर्गों का उदय हुआ था। तो इसमें यदि हम बात करें तो एक वर्ग आया था मध्यम वर्ग। क्या दोस्तों? मध्यम वर्ग। ठीक है, उच्च और निम्न तो हो ही गए थे, तो मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ था 19वीं सदी के बाद। तो इनमें कौन कौन थे दोस्तों? इनमें क्या हो गया, सभी एजुकेटेड पर्सन थे। क्या दोस्तों? ऑल आर एजुकेटेड। ठीक है, ऑल आर एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, मतलब इन्होंने एक समान कानून की मांग की थी। क्या दोस्तों? मध्यम वर्ग के लोगों ने एक समान कानून की मांग की थी, एक सेम लॉ की मांग की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, किन्होंने? मध्यम वर्ग के लोगों ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसे ही कहा गया था उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों? इसे ही कहा गया था लिबरल नेशनलिज्म, इसे ही कहा गया था लिबरल नेशनलिज्म। तो याद रखना दोस्तों, पॉइंट्स सारे लिखवाए जा रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट्स, क्योंकि आपके एमसीक्यू बनने वाले हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके सारे एमसीक्यू इससे बनाए गए हैं। तो एमसीक्यू की क्लास लेंगे तो पता चल जाएगा, मैं आपके लाइव चैट देखता रहता हूँ कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में मैंने एक पोल किया था दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक पोल किया था। क्या दोस्तों? तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था मतलब भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सबसे वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है दोस्तों। क्या दोस्तों? वेस्टर्न का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पॉइंट। तो मुझे लगता है कि दोस्तों उस पर हमारी जो वोट हुई थी ना, वो थी हमारी लगभग 2.8। ठीक है के मतलब 2800 बच्चों ने जवाब दिया था। क्या दोस्तों? गलत। तो मतलब बड़ा ही बुरा लगा। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट हैं मतलब जीएस में उतने वे इतने कमज़ोर है, क्या दोस्तों, उन्हें यही नहीं पता कि वेस्टर्न का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है। सबने जवाब दिया कीबीथू। क्या दोस्तों? कीबीथू। जो हमारा काय का है दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी की क्लास कराई है और इसी के ऊपर कराई है मैंने, फिर जान के कराई है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता। ये तो बेसिक होता है। क्या स्टूडेंट्स? ये तो बेसिक होता है, आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी जानकारी रखिए स्टूडेंट्स। तो भारत का वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा गुरु शिखर। क्या है दोस्तों? गुरु शिखर, या इसे हम बोल देते हैं गौर माथा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं ज्योग्राफी की क्लास भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो ये मतलब बहुत ही गलत हुआ, मैंने मेंशन कर दिया था, फिर पिन कर दी थी कमेंट जाके कि वेस्टर्न की एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है दोस्तों भारत का, वो है हमारा गुरु शिखर। कीबीथू जो है वो हमारा पूर्व का है। क्या है दोस्तों? पूर्व का अंतिम बिंदु है। तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि आपकी सोशल साइंस की क्लास है, फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मतलब 2.8 के स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि हमारा कीबीथू हो जाएगा वेस्टर्न पॉइंट। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अलग चले गए थे हम इसमें, कोई बात नहीं, बट आपको बताना ज़रूरी था।
पता भी तो चलना चाहिए आप कहाँ स्टैंड करते हो। चलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के मतलब सही आंसर भी आए थे, तो उन्हें मैं मतलब थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही आंसर बताया कि सर इसका आंसर हमारा गुरु शिखर हो जाएगा। क्या दोस्तों, हमारा ये हो गया था मध्यम वर्ग, मतलब 19वीं सदी के बाद कौन सा वर्ग का उदय हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद, मेन जो हेडिंग हो जाती है अब हमारी, क्या चलेगा, उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका क्या था दोस्तों, इसमें आपको जो मतलब व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, क्या दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है आपका वो था, इसमें कानून सबके लिए सेम था। क्या दोस्तों, लॉ जो था वो सेम था। थर्ड की बात करें, इसमें बाजार की स्वतंत्रता थी। क्या दोस्तों, बाजार की स्वतंत्रता थी। ठीक है, और आगे हम बात करें दोस्तों, बाजार की स्वतंत्रता थी, और इसमें क्या था दोस्तों, इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते ही राष्ट्रवाद का विचार हर जगह फैलने लगा। क्या दोस्तों, इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते, जो राष्ट्रवाद वर्ड है ना, तो इसी के बाद ही वो चर्चा में आया, राष्ट्रवाद वर्ड जो है मतलब चर्चा में आया। ठीक है, इन सबको देखते हुए तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसी वजह से, क्या दोस्तों, इन सब कारणों के ही वजह से, ये जितने भी कारण हुए हैं, इन सब कारणों के ही वजह से, कब दोस्तों, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में, 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी। हालांकि मैं फ्रांस की क्रांति का टॉपिक पहले करा चुका हूँ क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कराना चाहिए, तो इसलिए पहले ही मैंने करा दिया। तो कल की क्लास देख लेना दोस्तों। जो आपकी फ्रांस की क्रांति है वो मैंने कल करा दी है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने कल की क्लास में करा दिया है, तो सभी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को हम स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रांस की क्रांति था। तो इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदारवादी राष्ट्र के लिए दोस्तों, क्या दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए एक संगठन बनाया गया था। मतलब इसके बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी, यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म चल रहा है। ठीक है, याद रखना। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, उदारवादी, नोट में लिख लेना आप इसे, इसी के बाद उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए एक संगठन बनाया। क्या दोस्तों, उदारवादी एक संगठन बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक संगठन बनाया गया था। तो क्या था दोस्तों इसका नाम, इसका नाम देख लेते हैं हम एक बार। तो इस संगठन का नाम क्या था दोस्तों, जो इस संगठन का निर्माण किया गया था, इस संगठन का नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों जोल बेराइन। क्या दोस्तों, जोल बेराइन, बेराइन। ठीक है, इस संगठन का नाम था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जोल बेराइन क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए एक संगठन था जो बनाया गया था जिसका नाम था जोल बेराइन। ठीक है, नेम लिख लेना। तो आगे दोस्तों बात करें, क्या था दोस्तों इस संगठन में, क्या हुआ था, मतलब इस संगठन में क्या हुआ था, आप ऐसे कर लेना, यहाँ पे लिख लेना संगठन। ठीक है, अब हम इस संगठन के बारे में बात करने वाले हैं, जोल बेराइन के बारे में। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आए थे दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम संगठन के बारे में। क्या हुआ था दोस्तों, इसमें टैक्स का विरोध किया गया था, टैक्स का अवरोध किया गया था, मतलब टैक्स का अवरोध जो था ना वो खत्म हो गया था। क्या दोस्तों, टैक्स का अवरोध खत्म हो गया था। ठीक है, क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, समझ जाना, ऐसे लिखना है आपको भी नोट्स में अपने। ठीक है, और मुद्रा की संख्या कम कर दी गई थी दोस्तों, जो अलग अलग मतलब मुद्राएं थी ना, समाज अलग अलग थे तो मुद्राएं भी काफ़ी सारी होंगी। ठीक है, मैंने ऊपर बताया कि समाज अलग अलग थे उस टाइम पे, तो मुद्राएं काफ़ी सारी होंगी, तो इन मुद्राओं की संख्या को
क्या दोस्तों, नंबर ऑफ करेंसी जो थी ना, ये कम कर दी गई थी दोस्तों, दो कर दी गई थी, दो। क्या दोस्तों, दो कर दी गई। मतलब पहले कितनी थी, ये भी तो जानना जरूरी है ना। पहले कितनी थी, पहले थी दोस्तों 30। कितनी थी दोस्तों, 30 थी पहले। अब कितनी कर दी, अब कर दी एट प्रेजेंट में, मतलब नंबर ऑफ करेंसी कब कर दी गई थी दोस्तों, जोल बेराइन संगठन में कितनी कर दी गई थी, दो कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखना इसे, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, नेपोलियन के समय ओनली एक व्यक्ति वोट दे सकता था। इस संगठन में क्या था दोस्तों, नेपोलियन के समय तो एक पॉइंट जो है इसे आप स्पेशल में लिख लीजिए, मतलब स्पेशल पॉइंट करके, ठीक है। नेपोलियन के समय ओनली एक पर्सन वोट कर सकता था। कर सकता था, कौन था दोस्तों वो, मतलब ऐसा कौन होगा जो एक ही पर्सन वोट कर सकता था, जिसके पास धन हुआ करता था। क्या दोस्तों, जिसके पास धन मैक्सिमम था ना, वही नेपोलियन के समय में वोट करने का अधिकार रखता था। क्या दोस्तों, धन मैक्सिमम है तो उसके पास क्या दोस्तों, अधिकार होगा, राइट टू वोट होगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेपोलियन के समय केवल एक पर्सन को अधिकार हुआ करता था, मतलब जिसके पास धन हुआ करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वोट करने का अधिकार मतलब कितनी उम्र तक का था दोस्तों, 25 साल से ऊपर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा गया आपका एग्जाम में। क्या है दोस्तों, 25 साल से ऊपर वाले ही मतलब लोग जो है ना, पुरुष या महिलाएं बोल सकते हैं, वो वोट कर सकते थे। स्पेशल वो जिनके पास धन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये स्पेशल, ये हमारा मतलब की पॉइंट हो जाएगा इसका, कि 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और धन होना चाहिए उनके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब दोस्तों क्रांति खत्म हो गई थी, क्रांतिकारियों के बाद मतलब एक अच्छा फ्रीडम बन गई थी, तो उस टाइम पे वोट की उम्र कितनी कर दी गई थी दोस्तों, 21 वर्ष। क्या दोस्तों, 21 वर्ष कर दी गई थी बाद में, ठीक है, आफ्टर। तो चलते हैं दोस्तों आगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी, जल्दी से कमेंट में जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने ये तो लिखा ही दिया, अब एक नोट में आप पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है दोस्तों, इसके बाद 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। क्या दोस्तों, इसके बाद मैंने कल भी बताया था शायद, 1815 में नेपोलियन को हट जा भाई जल्दी से, हट ही नहीं रहा, अब हटेगा। नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। कब हराया था दोस्तों, मतलब 1815 में हराया था। ईयर याद रखना, ईयर ये है, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ठीक है। एमसीक्यू में है ये क्वेश्चन, याद रखना। तो सभी को जवाब देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेपोलियन को हरा दिया गया था दोस्तों, कब, 1815 में। कौन से युद्ध में हराया था दोस्तों, वाटरलू के युद्ध में, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो याद रखना, ये है अच्छा क्वेश्चन हमारा, वाटरलू के युद्ध में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली दोस्तों क्लास का यहीं एंड करते हैं, या थोड़ा सा और पढ़ना चाहेंगे, जल्दी से थम्स अप करिए दोस्तों। अगर आगे चलना है तो आगे भी करते हैं हम, क्योंकि आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है ना, वो आपका मुश्किल से मुश्किल एक या दो टॉपिक और बचते हैं। तो या तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या एक टॉपिक मैं अभी कवर कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्रांतिकारियों के बारे में जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो दोस्तों एक हो रहा है रूढ़िवादी। क्या है दोस्तों, ये रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादी, तो इसके बारे में पढ़ लेते दोस्तों। ऑर्थोडॉक्सी जो था, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी, तो इसके बारे में जल्दी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो दोस्तों रूढ़िवादी क्या था, ये मतलब रूढ़िवादी मतलब उस टाइम पे 1815 के टाइम पे, क्या है दोस्तों, 1815 के टाइम पे जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी ना, क्या दोस्तों, यूरोपियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पारंपरिक इस संस्था मतलब पारंपरिक संस्था और परिवारों को बनाए रखना चाहती थी।
मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी नेपोलियन के हारने के बाद, जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, क्या दोस्तों, पारंपरिक संस्थाएं, ठीक है, एक हो जाता है हमारा और परिवार, ठीक है, और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारा ही पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो पा रहा है, ठीक है, बनाए रखना चाहती थी यूरोपियन गवर्नमेंट, रूढ़िवादी, ठीक है, 1815 के बाद। और इसके बाद बात करें जिसके लिए, मतलब ये जो था ना, सरकार बनाए रखना चाहती थी, तो इसके लिए एक संधि बनाई गई थी दोस्तों, जिसके लिए एक समझौता हुआ था दोस्तों। समझौता हुआ था क्या, और इस समझौते में एक संधि का निर्माण हुआ। वो कौन सी संधि थी दोस्तों, वियना संधि। क्या दोस्तों, वियना संधि हुई थी इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, कि वियना संधि कब हुई थी दोस्तों, रूढ़िवादी 1815 के समय में हुई थी वियना संधि। याद रखना दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों 3 निर्णय लिए गए थे। वियना संधि में 3 डिसीजन लिए गए थे, ठीक है, 3 निर्णय लिए गए या हुए। वो कौन कौन से थे दोस्तों, नंबर 1 तो था इसमें हमारा कि फ्रांस की, क्या दोस्तों, फ्रांस मतलब मुख्य सीमाओं पर कई स्टेट कायम किए जाए। फ्रांस की मुख्य सीमाओं पर, क्या दोस्तों, फ्रांस की मुख्य सीमाओं पर कई स्टेट कायम किए जाए। सीमाओं पर कई स्टेट कायम किए जाए, ठीक है। तो दोस्तों 2 पॉइंट्स जो मुझे लग रहा है वो इतने खास हैं नहीं, तो उन्हें हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। 2 और 3 यही था जो हमारा इंपॉर्टेंट सा लग रहा था थोड़ा, तो मैंने ये भी करा दिया। बाकी तो थियोरेटिकल पार्ट है, जितना भी कराएंगे उतना ही कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सोशल साइंस है आपकी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा देना, कल की क्लास भी सभी देख लेना जाकर, क्योंकि आपने बोला है कि सर रेगुलर रहिए, और सर शेड्यूल भी बता दीजिए कल कितने कितने बजे क्लास अपलोड होने वाली है, एक अच्छे से टाइम टेबल बना के दे दीजिए। तो दोस्तों टाइम टेबल भी बन जाएगा, क्लासेस भी अपलोड होंगी, रेगुलर भी रहेंगी। बस आप भी रेगुलरिटी मेंटेन करिए हमारे साथ, ठीक है। मज़ा जब भी आएगा दोस्तों जब, मतलब लगातार स्टूडेंट्स देखते हैं ना, कि हाँ भाई 50 55 50 100 100 जितने भी हों, लगातार देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारे साथ इतने स्टूडेंट बने हुए हैं, तो कंटेंट प्रोवाइड करने में भी मज़ा आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म लगभग बता ही दिया, आपका कंप्लीट सा ही हो गया है। तो इसके बाद दोस्तों आपका जो सोशल साइंस है ना, मैं थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों नीचे आपको, सोशल साइंस का नेक्स्ट पार्ट, ये चैप्टर 1 चल रहा है दोस्तों अभी, जिसमें मैंने 3 क्लास करा दी हैं आपकी। चैप्टर 1 ही था जो फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें आपके नेपोलियन के बारे में बताया मैंने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताया थोड़ा सा। तो आगे चलेंगे दोस्तों, आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके इसमें, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो मैं अलग से करा दूंगा। तो क्लास को एंड करते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स जितने भी लाइक देख रहे हैं, ठीक है। तो 500 प्लस तो दोस्तों हर बार रखिए लाइक, मिनिमम है दोस्तों 500 प्लस लाइक तो रखना ही है आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहिए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, ठीक है। फैमिली इंक्रीज होनी चाहिए। तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, रेड बटन को काला कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।